किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और दिन मंगलवार ने हम लेकर कार्यक्रम फोन इन, और आज फोन इन कार्यक्रम का विषय है नैनो यूरिया नैनो खाद का महत्व। और इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर बहादुर सिंह गोदारा जी को। आप उप प्रबंधक हैं इफको चंडीगढ़ में, और जैसा कि आज विषय है नैनो यूरिया नैनो खाद का महत्व, तो इस विषय में किसान भाई अगर किसी तरह की कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं या किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के दूरभाष नंबर पे फोन करके इसके बारे में किसान भाई जानकारी ले सकते हैं। और दूरभाष नंबर है 01744221322। जो भाई कुरुक्षेत्र जिले से बाहर से हैं या मोबाइल फोन से फोन करना चाह रहे हैं तो कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड है 01744 और फोन नंबर है 221322। और डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी, हमारे साथी वीरेंद्र पाल सिंह जी। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार। इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपलब्ध हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बहादुर सिंह गोदारा जी, उप प्रबंधक इफको, और विषय है हमारा आज का नैनो यूरिया नैनो खाद का महत्व। और इस पर बात करने के लिए आप हमें जिस फ़ोन नंबर से संपर्क कर सके हैं वो फ़ोन नंबर नोट कर लें। फ़ोन है 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744221322। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद साहब। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने हैं कि खेती में उर्वरकों का बहुत महत्व है और कृषि उत्पादन को बढ़ाने में इनकी अपनी ही अलग एक भूमिका रही है। उसमें चाहे डीएपी हो, यूरिया हो, पोटाश हो, जिंक हो, सिंगल सुपर फास्फेट हो, अलग अलग तरह के यूरिया जो या खाद जो हैं उर्वरक हैं समय समय पर किसान भाई इस्तेमाल करते आ रहे हैं जी। और ऐसे में पिछले कुछ हाल ही में देखें या कुछ वर्षों में देखें एक नया नाम जुड़ा और वो नया नाम है नैनो यूरिया। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये नैनो यूरिया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल साहब, सबसे पहले किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। जैसा वीरेंद्र पाल जी ने बताया कि कृषि में एक नई क्रांति आई है, उस क्रांति के तहत नैनो तकनीकी के माध्यम से खादों को इजाद किया गया है और किसानों की अपनी संस्था इफको द्वारा नैनो यूरिया आज से 2 साल पहले इजाद की गई थी। नैनो यूरिया जिस तरह से पौधा, जैसे बताया आपने कि अपनी बढ़वार के लिए नत्रजन का प्रयोग बहुत ज्यादा करता है, लेकिन जितनी नत्रजन पौधों को जरूरत होती है उससे कहीं ज्यादा किसान के द्वारा खेती में या फसल में दी जाती है। कहने का मतलब जो साधारण यूरिया है उसका ज्यादा से ज्यादा 30 से 35% पौधा लेता है, बाकी लॉस होता जाता है। उस लॉस को मद्देनजर रखते हुए और साथ में जो यूरिया या नत्रजन हमारे द्वारा दिया जाता है जी, भारत की जो खपत है उसका 60 भाग भारत में पैदा होता है, लेकिन 40 भाग हम दूसरे देशों पे निर्भर रहते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा कारण, दूसरा बाहर से हम मंगवा रहे हैं, बिल्कुल अपनी मांग को, हाँ, मांग को पूरा करने के लिए आयात कर रहे हैं जी। साथ में जितनी खपत कर रहे हैं, जितनी पौधा ले पाता है, मान लो हम दे रहे हैं उसका 30 भाग ही पौधा लेता है, बाकी 70 भाग है जो लॉस हो जाता है, जिसके कारण जो मान लो
व्यय में लॉस होता है वो तो होता ही है, लेकिन हमारी भूमि, जिसकी उर्वरा शक्ति, भूमि जल, हमारा वातावरण वो भी दूषित होता है। मतलब पर्यावरण पर भी पर्यावरण पर प्रभाव बहुत पड़ रहा है। कुप्रभाव पड़ रहा है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन में किसानों की अपनी संस्था इफ्को ने ये नैनो खाद का इजाद किया। आमतौर पे डॉक्टर साहब ये देखा जाता है कि जो एक किसान है एक फसल में, जी, मिसाल के तौर पे हम धान की फसल ले लें तो उसमें 3 से 4 कट्टे डालता है। बिल्कुल साहब। और वो उसमें डालेंगे तो लगभग 50 किलो 45 किलो का एक कट्टा भी लगा लें तो लगभग क्विंटलों में पहुंच जाती है। बिल्कुल। तो उसमें से जैसा आपने कहा कि जड़ों के माध्यम से पौधा उसको लेगा, जितनी उसकी जरूरत हुई ले लिया, बाकी उसका खेत में ही व्यर्थ गया और उसमें उसका रासायनिक कुप्रभाव जो है धरती पे देखने को मिले। बिल्कुल। क्या इस नैनो यूरिया का भी कोई ऐसा कुप्रभाव दिखाई देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। इससे पहले कि मैं थोड़ी सी इस बारे में चर्चा करूं कि यह जो नत्रजन साधारण जो यूरिया के माध्यम से और नैनो यूरिया के माध्यम से पौधा कैसे ग्रहण करता है, किसान भाइयों यह जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें इसका उपयोग का तरीके का पता नहीं हुआ तो हम इसको फसल में अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसा कि साधारण यूरिया है वह मिट्टी में घूमने वाला तत्व है, दानेदार यूरिया। बिल्कुल। और पौधे के अंदर भी वो घूमने वाला तत्व है। मतलब कि अगर मिट्टी के अंदर नमी है, अगर यूरिया डाल देंगे तो वो घुल कर जड़ भाग से नीचे चली जाएगी, पौधा उसको ज्यादा से ज्यादा 30% तक ले पाएगा, बाकी नीचे चली जाएगी या वातावरण में टेम्परेचर कम या ज्यादा होने के कारण वातावरण में ऊपर उड़ जाएगी। लेकिन नैनो जो यूरिया है इसके माध्यम से पौधा पत्तों के माध्यम से नत्रजन को लेता है। सबसे बड़ी बात है इसमें जितना हम उपयोग करेंगे उसका 85% तक पौधा लेगा, जिसके कारण और उस स्थिति में लेगा संतुलित मात्रा में लेगा, जिसके कारण दूसरे पोषक तत्व हैं उनको अपटैक करने में सहयोग मिलेगा, जिसके कारण पैदावार बढ़ेगी। यानी कि जो हमारा असंतुलन उर्वरक उपयोग हो रहा है वो संतुलन की तरफ जाएगा, जिसके कारण पौधा खुराक संतुलित मात्रा में दूसरे तत्वों को मिलेगा। यानी हम कह देते हैं कि उर्वरकों का संतुलित प्रयोग। बिल्कुल। और नैनो यूरिया उसका एक सही विकल्प बिल्कुल, है, बिल्कुल, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। उसमें तो दानेदार अवस्था में प्रयोग हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर ये तरल अवस्था में है। हाँ बिल्कुल, नैनो जो यूरिया है वो तरल अवस्था में ही है। आधा लीटर की एक बोतल है जो कि 1 बैग यूरिया के बराबर नत्रजन देती है। आधा लीटर 1 बैग यूरिया के बराबर नाइट्रोजन जो है पौधे को उपलब्ध कराएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें छिड़काव का विधि अपनाई जाएगी। हाँ बिल्कुल, तभी तो मैंने बताया कि कन्वेंशनल यूरिया को जैसे मैंने बताया कि नमी के साथ घुलकर पौधा जड़ के माध्यम से लेगा और जिस फोरम में कन्वर्ट होता है उस फोरम में कन्वर्ट करने के लिए मिट्टी के अंदर कुछ एंजाइम्स और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके प्रक्रिया करते हैं और उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस फॉर्म में पौधा लेता है। लेकिन नैनो यूरिया में पौधा नत्रजन है वो केवल पर्णीय स्थिति में यानी कि फॉलियर एप्लीकेशन पत्तों के माध्यम से लेगा। पत्तों के माध्यम से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस अवस्था में उसका सीधा जो है संपर्क पौधे से होगा और उसका सही इस्तेमाल ये कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब पहले भी एक कई बार कृषि वैज्ञानिक एक सुझाव दे देते थे जी कि यूरिया का 5 किलो लिया, उसमें थोड़ा जिंक मिला लिया या चूना मिला लिया, उसका घोल तैयार किया, उसका भी छिड़काव कर दिया। बिल्कुल। तो ये उससे भी हटके हो गया, उसकी भी जरूरत नहीं है, सीधा इसको छिड़काव कर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तकनीकी एक अलग तकनीकी है, कह देते हैं उसमें लगा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि किसान भाइयों जब हम जिंक का उपयोग करते हैं तो जो उसमें यूरिया डाली जाती है, जैसे 5% सॉल्यूशन जिंक का और 2.5% यूरिया का सॉल्यूशन बनाकर हम स्प्रे करते हैं, उस केस के अंदर जो जिंक है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूरिया दिया जाता है, न कि नत्रजन देने के लिए दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस केस के अंदर पौधों के पत्तों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन छिद्रों के माध्यम से ही नैनो जो नाइट्रोजन है, नैनो यूरिया है, उसको ग्रहण करते वो पौधे के पत्तों के अंदर चली जाती है और 2 कोशिकाओं के बीच में जो जगह होती है जिसको हम साइंटिफिकली सेल वैक्यूल्स बोलते हैं, उनके अंदर जाकर वहां जाकर डिपॉजिट हो जाती है और जैसे जैसे पौधे को नत्रजन की आवश्यकता होती है वैसे वैसे पौधे को नत्रजन उपलब्ध होती रहती है, जिसके कारण पौधा ना तो एक्सेस नाइट्रोजन ले पाता है, जिसके कारण संतुलित नाइट्रोजन का उपयोग होने के कारण दूसरे
पोषक तत्वों का अपटेक सही मात्रा में होता है, जिससे उसकी पैदावार बढ़ती है। तो एक फसल में कितने दिन इसका असर रहता है? इसमें जैसे हम कन्वेंशनल यूरिया की बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 दिन तक रहता है, लेकिन जब हम नैनो यूरिया की बात करेंगे तो छिड़काव के माध्यम से इसका उपयोग करेंगे तो उसका 15 दिन तक इसका असर रहता है। 15 दिन तक। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी। बिल्कुल। एक फोन कॉल है जी। हेलो। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, आपका नाम? मेरा नाम राजखाना से जी। हाँ जी, अपना प्रश्न करें। ये यूरिया की बात चल रही थी, इस पर गन्ने पर छिड़कता है जिसका छिड़काव। हाँ डॉक्टर साहब, किसान भाई पूछना चाह रहे हैं कि नैनो यूरिया क्या गन्ने पर भी छिड़काव हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल किसान भाइयों, सभी फसलों के अंदर, केवल गन्ने में नहीं, सभी फसलों के अंदर इसका उपयोग, जहां हम यूरिया का उपयोग करते हैं उसकी जगह नैनो यूरिया का फोलियर एप्लीकेशन यानी कि पर्णीय छिड़काव के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं साहब। बड़ा अच्छा प्रश्न किया किसान भाई ने। एक डॉक्टर जी साहब वो बात पूछी थी मैं। हाँ जी। मैंने मूंगी पे इन यूरिया का सप्लाई कराया था जी। मूंगी पे जी, मूंगी पे नैनो यूरिया का छिड़काव कराया था। हाँ जी हाँ जी जी, क्लोरा का जी, उसमें कराया सप्लाई जी। जी हाँ, कितने दिन की फसल थी यूरिया आपकी मूंगी की जब छिड़काव कराया? इस पे फड़ा गया था जी, छोटा छोटा फड़ा था। फड़ा गया था, फूल आ रहा था, निसर रही थी, मतलब फड़ियां बढ़ने लग गई थी। तो उस पर क्या असर, क्या असर रहा? तो उसका प्रभाव क्या है? जी ठीक खड़ी मूंगी जी, ठीक खड़ी है। बिल्कुल। फिर तो आपका छिड़काव सफल हो गया। हाँ जी हाँ जी। वही गन्ने के बारे में पूछा था, प्रोग्राम से राजी खेत भी रेडी है जी। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो डॉक्टर साहब, किसान भाई खुद इसका बिल्कुल सर आपके सामने जो है खुद बिल्कुल सूचक हो गए कि भी अच्छे से उन्होंने फसल पे कराया, दलहनी फसल, मूंग पे फसल किया और वहां वो सफल रहे। बिल्कुल सर। हाँ, गन्ने का उनकी जिज्ञासा थी तो गन्ने पे आपने उनकी जिज्ञासा को साफ किया और उसको स्पष्ट किया कि भाई वहां पर भी उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जहां भी है आप उसका छिड़काव करें। कोई भी फसल है हमारी, चाहे सब्जी वाली है, चाहे दलहनी फसल है, चाहे तिलहनी फसल है, चाहे गन्ने की फसल है, चाहे सब्जियों की फसल है, या हमारी धान या फिर गेहूं की फसल है। ऐसा डॉक्टर साहब जी, एक दान लगेगा जी। हाँ, धान लगेगा, एक दान लगाइए। इन यूरिया किले में करनी चाहिए। बिल्कुल फसल में कितना इस्तेमाल करें? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है किसान भाई ने, क्योंकि जब तक हमें उसकी मात्रा का पता नहीं होगा तो हम उसका सही उपयोग नहीं सही उपयोग कैसे करें? तो किसान भाइयों, मैं आपको अपनी जानकारी के लिए बताता हूं कि 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml नैनो यूरिया का घोल बनाकर हमें ये स्प्रे करनी है। जैसे आपकी अगर टंकी 25 लीटर की है जी, तो 125 लीटर यानी कि जो बोतल के ऊपर ढक्कन है वो ढक्कन 25 ml का है, 5 ढक्कन उसके अंदर डालने हैं। अगर 25 टंकी में, बिल्कुल बिल्कुल, यदि 25 लीटर की टंकी बिल्कुल बिल्कुल, और 10 लीटर की या 2 ढक्कन पानी, मतलब 10 लीटर की है तो उस हिसाब से हाँ, उस हिसाब से आप। डॉक्टर जी, एक जी मेरी बात सुनो जी। हम 8 टंकी करते हैं जी, 8 का गोल बनाते हैं 8 डब्बे पानी का जी। बिल्कुल बिल्कुल, 8 टंकी करते हैं किले में जी। हम 8 टंकी करते हैं। अच्छा, 1 किले में कितने लीटर की है टंकी आपकी? आपकी मेरी है 25 लीटर की जी। 25 लीटर की है। हाँ, तो 200 लीटर पानी हो गया जी। बिल्कुल, 200 लीटर पानी हो गया तो 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसको मान लो कर सकते हो 1 किले में। बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है। इसमें जो पानी की मात्रा है वह फसल की बढ़वार पर निर्भर करेगी। अगर फसल छोटी है तो 1 एकड़ में 100-125 लीटर पानी पड़ेगा। अगर उसकी बढ़वार ज्यादा है, जैसे गन्ने की है, तो उसमें 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। धन्यवाद। तो बहुत अच्छा प्रश्न था किसान भाई का डॉक्टर साहब, कि किन किन फसलों पे आमतौर पे ये धारणा बन जाती है किसान भाइयों की या आम लोगों की कि भाई जो हमारी खाद्यान्न फसलें हैं, धान हुआ या गेहूं हुआ, इन्हीं के ऊपर इसका छिड़काव है। क्योंकि मेरे ख्याल से जब ये शुरू हुआ तो पहली बार जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि ये गेहूं की फसल से शुरू हुआ था कि नैनो यूरिया। हो सकता है किसान भाइयों ने उतना प्रचलन ना हुआ हो, यदि धान में हुआ भी था तो अब समय के साथ साथ जो है मांग बढ़ रही है और हर फसल में जो है इसका इस्तेमाल सब होता जा रहा है। सभी फसलों के अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने डोज बताया 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम कर सकते हैं। जैसा कि किसान भाई को बताया कि नाप के लिए भी ये व्यवस्था की गई है कि जो बोतल का ढक्कन है वो 25 ml का है, तो उस हिसाब से। तो डॉक्टर साहब, जैसा अमूमन ये देखा जाता है 120 दिन का समय कोई फसल ले रही है, 90 दिन या 100 दिन का समय ले रही है, तो इसमें कितनी बार नैनो यूरिया का इस्तेमाल होना चाहिए? देखो जी, इसमें ऐसा है कि जब तक फसल बढ़वार करती है तब तक नत्रजन की आवश्यकता होती है। तो उस केस में अलग अलग फसल में अलग अलग
स्थिति होती है फसल के अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जिस समय तक बढ़वार होता है हमारा, तब तक हम नैनो यूरिया की स्प्रे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 18 तत्वों की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी, एक फोन कॉल है जी। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपका नाम? मैं इंद्राज गाँव नागल से जी। इंद्राज जी, गाँव नागल से। इंद्राज जी ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक ठाक सर जी। क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं खेतों में आजकल? धान की तैयारी कर रहे होंगे? हाँ जी, बाण लग रहे खेतों में। बाण लग रहे हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है। खेतों को बारे हैं तो मेरे ख्याल से सौर उपचार आपका खेतों का हो रहा है, अच्छी तरह से खोल दिए खेतों का, खरपतवार वगैरह नष्ट हो जाएंगे। तो अब कौन सी फसल, किस फसल की तैयारी कर रहे हैं? 2 किलो मक्की के। जी अच्छा, 2 किलो मक्की के भी लगा दिए, बहुत अच्छा। अब आगे कौन और कौन सी फसल लेनी है? हाँ जी। इसके अलावा, मक्की के अलावा और कौन सी फसल लोगे? आगे बस उसके बाद जीरी लेंगे जी। जीरी लेंगे तो पौध बोली ना जी ना, पौध बोआ जाएगा 20 जून पर जी। अच्छा, 20 जून पे पौध बोगे, फिर इसका अंदर थोड़ी सी लेट वैरायटी लगाओगे विधान की आप मेरे ख्याल से? हाइब्रिड 22 जी। हाइब्रिड 22 लगाओगे, अच्छा। हाँ जी इंद्राज जी, पूछिए क्या प्रश्न था आपका? जीरी के बारे में, मतलब जीरी में पानी हुआ जी। हाँ जी। और मैंने कोई यूरिया जीरी में टंकी लेकर फिर ना बच्चों खेल तो नहीं है जी, बहुत मुश्किल है। तो डॉक्टर साहब, इंद्राज हमारे किसान भाई है, एक इनका भी प्रश्न अच्छा है कि भाई गारा हो जाता है खेत में तो और उसमें जो टंकी लेके घूमना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है। तो बड़ा मुश्किल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए भी इंद्राज जी, बिल्कुल इंद्राज जी, इसके लिए भी आपकी अपनी संस्था इफको आपकी मान लो खेत के अंदर, फसल के अंदर स्प्रे करने के लिए मान लो ऐसे व्यवस्था करने जा रही है, जिसके माध्यम से आप अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। एक ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ड्रोन के माध्यम से हम खड़ी फसल में मान लो अपने को खेत के अंदर नहीं घुसना पड़ेगा, ड्रोन अपने आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, अपने आप से बिल्कुल हवा में से छिड़काव करेगा, तो आपकी फसल मान लो में हम खड़ी फसल में धान में भी छिड़काव किया जा सकेगा जी। ये जल्दी क्या ऊपर बिजली की तारा कितनी होगी? है जी, बिजली की तारा वो तो ड्रोन ऊंचा नीचा हो जाएगा, वो तो जो चलाने वाला है ना ड्रोन को इंदिरा जी, वो उसकी ऊंचाई को नियंत्रित करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है कि जी आपकी बिजली की तार आ गई, खंबे आ गई तो फिर खंबे में भी टक्कर मारेगा। खंबे भी है, खेत में पेड़ भी होते हैं, पेड़ भी होंगे, कोई मान लो मकान वगैरह बना हुआ है, कोठा भी होगा ये ट्यूबवेल का। तो इन सब चीजों को देख के जो उसको चलाता है, नियंत्रित करता है ड्रोन को, वो इन सारी बातों का ध्यान रख के करता है। हाँ जी, ड्रोन अपना किराए पर मिलेगा। हाँ, ड्रोन बिल्कुल किराए पे भी मिलेगा। और मान लो आपकी सहकारी समिति है, उसके ऊपर भी व्यवस्था की जाएगी किराए के माध्यम से, या कोई प्रोग्रेसिव किसान अगर ऐसा काम करना चाहता है, कोई ग्रामीण मान लो युवक है जिसको साथ में रोजगार भी मिले, ऐसी व्यवस्था भी आपकी अपनी संस्था इफको करने जा रही है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी सर। अच्छा जी, हमने 2 बार स्प्रे कर दिया मक्की के ऊपर। अच्छा, इसका 19 खाद का जी ये पीका 19 जी जी। अच्छा। तो क्या इसका नैनो का कर सका स्प्रे? बिल्कुल सर, बिल्कुल इसमें अभी झंडे नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक मान लो उसकी बाली नहीं निकलती है तो उस केस तक आप अपने इसमें नैनो यूरिया की स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन बनाने का तरीका बताया या डोज बताइए, उसका पूरा ध्यान रखना है ताकि आपको परिणाम मिल सके। 2 लीटर पानी लगेगा जी पूरा किले में? हाँ बिल्कुल साहब। इंदिराज जी, पानी की मात्रा और दवाई की मात्रा, इन दोनों चीजों का पूरा ध्यान रख के यदि आप करोगे तो इसका भरपूर फायदा आप ले सकेंगे, जैसा डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं जी। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब, अच्छा प्रश्न था इंदिराज, जो हमारे किसान भाई थे इस बारे में जानना चाह रहे थे। तो इसके साथ साथ ये भी आपने अच्छी जानकारी दी कि ड्रोन के माध्यम से भी जो है छिड़काव कराया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा जारी रहेगी, एक मौसम की जानकारी सुन लें। बिल्कुल। किसान भाइयों, राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 55 और 22% रही। हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 10 जून तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने, वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने, बीच बीच में कहीं कहीं पर हल्की बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों, 9 जून को जिले में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित
कृषि सलाह के किसान भाइयों, खरीफ फसलों की बुआई से पहले आप अपने खेत की मिट्टी की जांच किसी प्रमाणित संस्थान से अवश्य करवा लें। धन्यवाद। और किसान भाइयों, खेती बाड़ी में अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही है या फिर खेती बाड़ी करते हुए कोई परेशानी है, कोई जानकारी लेनी है जरूरी, तो उसके लिए किसान भाई जो है किसान कॉल सेंटर पे कॉल करके जो है हर प्रकार की समस्या का समाधान कर सके हैं। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे नैनो यूरिया जी, और उसका खेती में महत्व है। जहाँ तक कृषि उत्पादन को बढ़ाने का सवाल है तो उसमें कई तरह के खादों का इस्तेमाल होता है, उर्वरकों का इस्तेमाल होता है। यूरिया का तो हो ही रहा है, बिल्कुल। डीएपी भी है, जिंक भी है, पोटाश, इस तरह के अलग अलग हैं। तो क्या डीएपी या अन्य खादों में भी नैनो का विकल्प मिला है? हाँ बिल्कुल साहब, ये कृषि के अंदर जैसे मैंने शुरू में बताया बहुत बड़ी तकनीकी है नैनो टेक्नोलॉजी। इसके माध्यम से मान लो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से नैनो डीएपी भी आपकी अपनी संस्था इफ्को ने ईजाद किया है, जो कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। तो इसका भी उपयोग किसान नैनो टेक्नोलॉजी से उत्पादित नैनो डीएपी का कर सकते हैं। लेकिन नैनो डीएपी का उपयोग करने का तरीका थोड़ा सा नैनो यूरिया से अलग है जी। क्यों? क्योंकि डीएपी पोषक तत्व है वह दो तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी का दो तरीके से पौधा ग्रहण कर सकता है। एक तो बीज उपचार करके भी, और दूसरा हम परिणीय छिड़काव के माध्यम से भी कर सकते हैं। एक चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल ले। बिल्कुल सर। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? बलदेव सिंह रामशरण जी? बलदेव सिंह जी, हाँ जी। गांव का नाम? सारसा से। हाँ जी बलदेव जी, आपका स्वागत है। हाँ बलदेव जी, मौसम कैसा है आज का? आज का मौसम बूंद अच्छा, बूंद आ गई? ज्यादा थी बूंदे कम थी? कम थी बहुत। चलो फिर अच्छा है, घास में पानी आ गया जो आपने लगा रखा था, उसमें थोड़ा फायदा हो गया, उसमें हल्की फुल्का कुछ तो मिला होगा। तो अब तो धान की तैयारी कर रहे होंगे, जीरी की? अच्छा, पौध बोली 1509 बोई है, ठीक। तो अच्छा, तो बलदेव जी आज का आपका क्या प्रश्न है? मेरा भी मलाली ज्यादा बहुत ज्यादा है जी। गोब का मलाली आ रही है, तो थोड़ा कहीं कहीं गोब में कीड़ा लग रहा है? हाँ, इसका फसल क्या है? ईख का। ईख में गोब का कीड़ा लग गया। अच्छा, बलदेव जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, आज आवाज गूंज रही है आपकी। थोड़ा सा आप रेडियो वगैरह के आसपास हैं तो उससे पीछे हटें जरा, या उसको बंद कर दें। हाँ जी। हाँ, अब बोलिए। हाँ, ईख के गोब में कीड़ा है, ठीक। कोई पेड़ा में है, सारा नहीं है, कोई में है। हाँ, तो डॉक्टर साहब ये ईख की समस्या आ रही है, गोब में कीड़ा लग रहा है, ये कंसुए की समस्या होगी फिर, क्यों बलदेव जी? गोब सूखा है, ठीक। हाँ, इसमें मान लो गन्ने के अंदर ये एक बहुत बड़ी समस्या है जी। और इसके अंदर मान लो इमिडाक्लोरपिड और जो फिप्रोनिल का जो प्रोडक्ट आता है जी, उसका उपयोग किसान कर सकते हैं। इसमें मान लो जब अगर हम मान लो ईख लगाते हैं उस टाइम अगर हम इसका ट्रेंचिंग करें मान लो पूरी लगाने के बाद, तो ये समस्या थोड़ी कम हो जाती है, ऊपर से छिड़काव कर दें। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में जब मान लो ये स्टेज आ जाती है और उसके बाद मान लो किसान उस टाइम नहीं कर पाता है, तो हम इसका भी खड़ी फसल के अंदर भी इसका उपयोग करके और ऊपर से छिड़काव, हाँ बिल्कुल, इसका मान लो हम कंट्रोल कर सकते हैं जी। तो इस तरह से अगर आप मान लो, क्योंकि कीड़ों का प्रबंधन गन्ने की फसल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि इसमें बहुत ही कीड़े लगते हैं, और अगर मान लो कीटनाशक सही तरीके से उपयोग किया जाए तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। और पानी की मात्रा सही रखें जिससे कि गोब के अंदर तक जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और तभी वो जो है बलदेव जी, पानी का ध्यान रखना, जो पूरी मात्रा दें, छिड़काव करें, दवाई डालें और अच्छे से भिगो दें, मतलब जहाँ खास करके जिन पौधों में ये समस्या आ रही है गोब की, जिससे अंदर तक जो है गोब में पानी जावे और अंदर जो कीड़ा होगा वो फिर मरेगा उसका, तब जाके उसका नियंत्रण हो पाएगा जी। अरे को बासमती का बारे पूछ रहे थे, कौन सा बीज लेना है, कौन सा जड़ दे रखे? किसमें? बासमती जो चली जीरी धान। हाँ, धान में बासमती का नहीं, आपकी आवाज नहीं स्पष्ट आ रही क्या? ये बासमती का धान की बीज पूछ रहे थे। अच्छा, बासमती का धान का बीज कौन सा है? बिल्कुल, कौन सा बीज लगा सके? बिल्कुल, आप उस पूसा बासमती 1121 है, 1509 है, इसका आप मान लो अभी पौध लगाने का टाइम है और आप इसका मान लो कर सकते हैं, क्योंकि इसके भाव भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भी और भारत के अंदर भी अच्छे भाव मिलते हैं और पैदावार भी बहुत अच्छी होती है कम समय के अंदर।
तो आप इसका मतलब इन वैरायटियों का उपयोग कर सकते हैं। मगरा की जमीन है, कौन सा लगाया? दोनों में से कोई सा लगा लो, आपकी इच्छा है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। 1509 तो आपने लगा रखी है, इसको भी लगा के देख लो, तो उसमें तो आपकी इच्छा है जो भी चले। नाम बता। तो कई तरह के जिज्ञासा किसान भाइयों की रहती है कि धान के साथ भी, गन्ने के साथ भी, जो जो फसलें, मक्का के साथ भी हमारे पास आ रहे थे। बलदेव जो हमारे किसान भाई हैं वो बासमती धान के बारे में भी जानना चाह रहे थे कि उसमें कौन कौन सी किस्में हो। तो किसान भाई जो भी अच्छी जो प्रजाति के किस्में हैं उनको जो है इस्तेमाल कर सकें। डॉक्टर साहब, छिड़काव की बात करें हम, चाहे वो नैनो डीएपी है या नैनो यूरिया है, आप अलग अलग विधि के रूप में कह रहे थे कि हम कई बार किसान भाई क्या करते हैं, जो तरल दवाइयाँ हैं उनको रेत में मिला के छिड़काव कर देते हैं, और कई किसान भाई जो है उसको पानी के माध्यम से छिड़काव करते हैं। दोनों में से कौन सा बेहतर? नहीं साहब, ऐसा है, छिड़काव जैसे मैं नैनो फर्टिलाइजर की बात करूं तो उसमें केवल छिड़काव किया जाता है पानी के साथ, मिट्टी के साथ मिक्स करके इसका उपयोग नहीं करना किसान भाइयों, क्योंकि यह जड़ों के माध्यम से पौधों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता, यह केवल पत्तों के माध्यम से ही पौधा ग्रहण करता है। अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब दी आपने। किसान भाई नोट कर लें कि किसी भी अवस्था में जो नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रेत में मिला के बिल्कुल भी ना करें, उसको पानी में घोल तैयार करके उसका ऊपर से छिड़काव कराया जाए, क्योंकि ये पत्तों के माध्यम से जो है असर करेगा फसल पे। बिल्कुल। और यदि नीचे गिर गया तो ये जड़ के माध्यम से असर नहीं करेगा। जड़ के माध्यम से दानेदार यूरिया जो है वो असर करेगा, नैनो यूरिया बिल्कुल नहीं करेगा। ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी इस बारे में। इसके लिए थोड़ा सा मैं एक अपडेट और करना चाहता हूँ। किसान भाई को ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब फसल जमीन ढक लेती है तब हमें इन नैनो उत्पादों का उपयोग करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पौधों के पत्तों पे गिरे और पौधा अवशोषित कर सके और वो प्रोड्यूस में कन्वर्ट कर सके। ये भी बहुत बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी कि जब अच्छा पेड़ा मार ले जब बिल्कुल तब जो है छिड़काव करें, ज्यादा से ज्यादा पत्ते हो, हर पत्ते पे इसका जो है असर हो और छिड़काव हो। तो डॉक्टर साहब आपने आज हमारे स्टूडियो में जो जानकारी दी नैनो यूरिया, नैनो खाद के महत्व पे बहुत बढ़िया जानकारी दी। जाहिर है किसान भाई इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे। इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों को। राम राम। और भाइयों, ये तो ली जानकारी नैनो यूरिया, नैनो खाद के महत्व पे, और इस विषय में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर बहादुर सिंह गोदारा, और इनसे बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र पाल भाई। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और इसी के साथ भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक, और अपने भाई विनोद और वीरेंद्र पाल भाई को दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।